बिहार का भूगोल हम लोग कवर करने जा रहे हैं, पूरे बिहार के भूगोल को। और इस वीडियो में अगले 25 मिनट में आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट कम से कम 200 प्लस फैक्ट्स होंगे, और साथ ही साथ में आप बिहार के कुछ भौगोलिक विस्तार में जो जटिल संरचनाएं हैं उसे समझेंगे। क्लास के दृष्टि से मैं बात करूं तो मेरे क्लास में संपूर्ण भूगोल जो है बिहार का वो ऑलमोस्ट कवर्ड है। तो जो भी क्वेश्चंस किए जाएंगे, जो भी अपने स्टूडेंट है जो इसे देख रहे हैं वो ज़रूर इसे अटेम्प्ट करेंगे। बाकी अगर आपने भी पढ़ के रखा हुआ है तो आप बीच में जो क्वेश्चंस किए जाएंगे उसे अटेम्प्ट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग 200 मैंने मतलब कम बता दिया, हम लोग इसमें मोर देन 600 ऑलमोस्ट 600 फैक्ट्स कवर करने जा रहे हैं। बिहार का संपूर्ण भूगोल, पहले इसके भौगोलिक स्थिति से हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्षेत्रफल जो है बिहार का वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का 2.86% है। अक्षांश की बात किया जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देशांतर की बात किया जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगर इसके आप चौहद्दी की बात करते हैं तो नॉर्थ एरिया इसका नेपाल से कवर्ड होता है, नेपाल की सीमाएं लगती है। पूरब में पश्चिम बंगाल है, जबकि पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और नीचे दक्षिण में झारखंड है जो किसी समय बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ये है आपको बिहार की चौहद्दी और बिहार का स्थिति, क्षेत्रफल और अक्षांश और देशांतर पे स्थिति। वर्तमान में बिहार के लंबाई को अगर हम लोग देखते हैं, मीन्स उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई को देखा जाता है तो ये 345 किलोमीटर है। जबकि चौड़ाई की बात करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर तो ये 483 किलोमीटर है। बिहार की जो जलवायु है ये मानसूनी जलवायु है, और यहाँ जो वर्षा है वो एवरेज औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है। आकृति आप देखेंगे तो लगभग आयताकार कह सकते हैं, आयताकार आकृति है इसकी। समुद्र तट से जो इसकी ऊंचाई है एवरेज वो 52.73 मीटर है। समुद्र तट से दूरी की बात की जाए तो 200 किलोमीटर है। इसके उत्तर में नेपाल है जो 7 जिला के साथ बाउंड्री साझा करता है। दक्षिण में झारखंड 8 जिले के साथ बाउंड्री साझा करता है। पूरब में पश्चिम बंगाल 3 जिले के साथ बाउंड्री साझा करता है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है जो 8 जिले के साथ बाउंड्री साझा करता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 60.48% है, जबकि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र 64.41 लाख हेक्टेयर है। तो ये बिहार की भौगोलिक स्थिति है जो हम लोगों ने देखा। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, बिहार के ही भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बिहार के भौगोलिक स्थिति के आधार पे कौन सा एक जिला है जो चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां रखती है? बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कौन सा एक जिला है जो चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां रखती है? ये पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा अगर आप जानते हैं तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो इस भौगोलिक स्थिति से ही मैं पूछूंगा, वो अगला क्वेश्चन है बिहार का जो मगध क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहा, या वर्तमान में भी बिहार का जो उत्तर बिहार है वो दक्षिण बिहार की तुलना में ज़्यादा कृषिगत समृद्ध है, ऐसा क्यों है ये आप बताइएगा। तो ये दो हो गया बिहार के संपूर्ण भूगोल हम लोग कर रहे हैं, इसमें भौगोलिक स्थिति को देखे हैं, भौगोलिक स्थिति के फैक्ट्स को कवर किया, और ये दो क्वेश्चन हैं जो भौगोलिक स्थिति के ऊपर आधारित है जिसका उत्तर आप करेंगे। हमारी जो प्रमुख आप कह सकते हैं कि आजीविका है, या ज़्यादातर लोग जिस पेशे से जुड़े हुए हैं वो कृषि ही है। हमारे यहाँ जो टोटल हमारा क्षेत्रफल है इसका 60% से भी अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। हालांकि हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भी आते हैं। कई बार बीपीएससी ने यह प्रश्न भी किया है कि उत्तर बिहार किस चीज़ के लिए जाना जाता है। ऑप्शन में बाढ़ को सही इन्होंने बताया है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है हम लोगों का।
आप यहाँ देख सकते हैं 64.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। अब आते हैं हम लोग बिहार की भूगर्भिक संरचना को देखते हैं। आप बिहार में जब भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं, सबसे पहले धारवाड़ चट्टान से हम लोग शुरू करते हैं। प्री कैम्ब्रियन युग में धारवाड़ का चट्टान बना है, इसी से छोटा नागपुर पठार का निर्माण होता है। और ये जो धारवाड़ चट्टान है ये आग्नेय चट्टान है। स्टेट, क्वार्टजाइट, अभ्रक ये सब यहाँ मिलेंगे। और इसका विस्तार कहाँ मिलेगा आपको, तो मुंगेर, नवादा, बिहार शरीफ, जमुई और राजगीर वाले क्षेत्र में। दूसरा है विंध्य चट्टान, ये भी प्री कैम्ब्रियन युग में बनी हुई चट्टान है। और यहाँ आपको मिलेगा पाइराइट्स, जिसको गंधक हम लोग बोलते हैं, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट। विस्तार इसका है कैमूर और रोहतास। टर्शियरी सेक्टर की जो चट्टानें हैं ये बालू पत्थर तथा बोल्डर से बनी हुई है, बोल्डर क्ले जो होता है। टेथिस सागर के निक्षेपण से हुआ है, इसलिए यहाँ पेट्रोलियम की संभावना बनती है। विस्तार हो जाएगा शिवालिक क्षेत्र में, जो पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है। क्वाटनरी चट्टान की जहाँ हम लोग बात करते हैं, तो क्वाटनरी चट्टान प्लीस्टोसीन युग में बना है। बिहार का 95% क्षेत्र जो है वो क्वाटनरी चट्टान के ही युग का है, जो गंगा और सहायक नदियों के निक्षेप से बना हुआ गंगा का मैदानी क्षेत्र है। और ये बना कैसे है, तो परतदार चट्टान के रूप में बना है। ये बिहार की भूगर्भिक संरचना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। धारवाड़ चट्टान प्री कैम्ब्रियन युग में बनती है, छोटा नागपुर पठार वाला हिस्सा है। और यहाँ आपको मिलेगा स्लेट, क्वार्टजाइट, अभ्रक जैसे खनिज। और मूलतः ये आग्नेय चट्टान से है। क्षेत्र है मुंगेर, नवादा, बिहार शरीफ, जमुई, राजगीर। विंध्य चट्टान जो है ये भी प्री कैम्ब्रियन युग में बनी हुई चट्टान है। ये पाइराइट्स, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट के लिए जानी जाती है। इसका विस्तार जो है वो कैमूर और रोहतास में देखने को मिलता है। टर्शियरी चट्टान की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये बालू पत्थर और बोल्डर क्ले से बना हुआ है। टेथिस सागर, जिसके निक्षेपण से हिमालय का भी निर्माण हुआ था, टेथिस सागर के निक्षेपण से इन सब चीज़ों का निर्माण हो रहा है। और आप इसमें देखेंगे कि हिमालय का ही श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, जो यहाँ पाया जाता है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में। क्वाटनरी चट्टान सबसे अधिक है, 95% बिहार का जो निर्माण हुआ है वो क्वाटनरी चट्टान से ही हुआ है। और ये आपको प्लीस्टोसीन युग में आ रहा है। गंगा और सहायक नदियों के निक्षेपण से गंगा के मैदानी क्षेत्र पर परतदार चट्टान के रूप में ये बनता है। तो ये हो गया हम लोगों के भूगर्भिक संरचना से जुड़ा हुआ धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान, टर्शियरी और क्वाटनरी चट्टान। यहाँ भी दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये कि बिहार का निर्माण किस युग में प्रारंभ होता है, और दूसरा प्रश्न ये कि बिहार किस खनिज के उत्पादन में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान पे, शीर्ष पे है, तो वो बताइएगा। और इस दोनों का उत्तर इस भूगर्भिक संरचना में ही छिपा हुआ है। ठीक है, तो खनिज की जब बात आएगी पूरे भारत लेवल पे धारवाड़ और कुड़प्पा का नाम आता है, तो बिहार में धारवाड़ चट्टान जो है यहीं पे प्रसिद्ध जो आपके खनिज है वो सब पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। टर्शियरी, क्वाटनरी चट्टान ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं उच्चावच के अनुसार बिहार का क्षेत्र। सबसे पहला क्षेत्र आ जाएगा हिमालय का जो पर्वत वाला हिस्सा है। तो बिहार में पर्वतीय क्षेत्र बहुत अधिक है नहीं, ये मात्र 0.06% है। क्योंकि आप जो हिमालय वाला एरिया देखेंगे ना, वो बिहार में भले ही आपको उत्तर वाले क्षेत्र में दिखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका प्रसार है नहीं। तो ये याद रखिएगा कि हिमालय का जो पर्वत पदीय क्षेत्र है वो 0.06% है बस। सबसे अधिक जो आपको हमारे यहाँ मिलेगा वो मिलेगा मैदानी भाग, गंगा का जो मैदानी भाग है, और ये 96.26% है। आप जितने भी मैप में देख पा रहे हैं, मतलब आप ऊपर पश्चिमी चंपारण का जो एरिया देखे हैं ये हो गया पर्वतपादीय क्षेत्र, बाकी आप जो देख पा रहे हैं ये मैदानी भाग है। साउथ बिहार में अभी जहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रहा है, अगर आपका ध्यान जाए तो दक्षिण में जो है ये पठारी भाग है 3.68%।
तो दक्षिण के इस पठारी भाग और ऊपर पश्चिम चंपारण के पास जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको हटा दिया जाए तो बाकी जो मैदानी क्षेत्र है ये बिहार का प्रमुख हिस्सा है 96.26%। भौतिक बनावट और संरचना के अनुसार अगर विभाजित करना हो तो हम लोग इस तरह से 3 भागों में बांट सकते हैं। जो उत्तर का शिवालिक पर्वतीय और तराई प्रदेश हो गया, बिहार का मैदान हो गया, और दक्षिण का जो सीमांत पठारी प्रदेश है। उत्तर का जो शिवालिक पर्वतीय या फिर तराई प्रदेश है, यहाँ आपको 3 अलग अलग हिस्से में हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक क्षेत्र हो गया रामनगर दून, ठीक है, रामनगर दून। एक हो गया सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ डिटेल्स में कवर कर ही लेते हैं। टर्शियरी भू संचलन द्वारा इसका निर्माण होता है। जो उत्तर का शिवालिक पर्वत है, निर्माण कैसे हो रहा है? तो टर्शियरी भू संचलन द्वारा हो रहा है। कितने डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है? 932 किलोमीटर को। ये जो आप अभी रेड धागे से ऊपर देख पा रहे हैं, इसको कवर कर रहा है। रामनगर दून छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है जो हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। हरहा नदी घाटी, इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद आता है सोमेश्वर श्रेणी, जो बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में है। सोमेश्वर, भिखनाठोरी, मवात, ये सब दर्रे हैं जो इसका क्षेत्र है ये। और ये दर्रे जो है, दर्रा होता है पहाड़ के बीच से काट कर बना हुआ एक रास्ता। तो ये जो दर्रा है ये बिहार और नेपाल के संपर्क मार्ग को बनाते हैं। सोमेश्वर श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो 874 मीटर का है, ठीक है। आप ये सब कंटेंट याद तो खैर रखना ही है। अगर हम अच्छे से समझ जा रहे हैं ना तो फिर बहुत आसान हो जाता है बीपीएससी के भूगोल के प्रश्न को हल करना। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इस तरह के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन रखने वालों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दून घाटी की बात करते हैं तो इसे हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। और ये जो है रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी इसके बीच में स्थित है, इसीलिए इसे दून घाटी के नाम से भी जानते हैं। मुझे लगता है ये स्पष्ट हो गया होगा। जो याद रखने वाला क्षेत्र है, जो याद रखने वाला तथ्य है वो ये है कि उत्तर का शिवालिक पर्वतीय और तराई प्रदेश जो है वो टर्शियरी भू संचलन द्वारा निर्मित होता है। कुल क्षेत्रफल जो है इसका वो 932 किलोमीटर है। रामनगर दून हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाते हैं। यहाँ जो प्रमुख दर्रे है वो है सोमेश्वर, भिखनाठोरी, मवात। दून घाटी जो है इसे हरहा नदी घाटी भी कहते हैं और यह हरहा नदी घाटी स्थित है रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, बिहार का जो सबसे ऊंचा है, बिहार का जो पीक है, सबसे ऊंचाई है, वो किस जिले में देखने को मिलेगी? बिहार का सबसे ऊंचा स्थल किस जिले में देखने को मिलेगी? ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में जो शिवालिक पर्वतीय हिस्सा है इसका निर्माण किस युग में होता है? तो ये 2 प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले कंटेंट को देखते हैं। जहाँ पे भी अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होता है तो जो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है आप इस पर हमसे जुड़ सकते हैं, या अगर कुछ सुझाव देना हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बिहार का जो मैदान है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये 96% है। इस मैदान को गंगा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। ये जो गंगा नदी है ये इसको 2 भागों में विभाजित करती है, एक नॉर्थ बिहार और एक साउथ बिहार। गंगा का जो उत्तरी मैदान है ये राज्य के 32.77% क्षेत्रफल पर है, जबकि दक्षिणी मैदान जो है वो इसके आधे से थोड़ा ज़्यादा 19.35% क्षेत्रफल पर स्थित है। प्रमुख नदियों की बात की जाए गंगा के उत्तरी मैदान में तो ये आपको घाघरा नदी देखने को मिलेगी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदी देखने को मिलेगी। क्योंकि बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र जो है, उत्तर वाला क्षेत्र जो है ये हिमालयी वाले क्षेत्र में आता है, तो यहाँ की जो नदी रहेगी ये सदावाहिनी रहेगी, ठीक है। बिहार का जो उत्तर बिहार की नदी है वो सदावाहिनी रहेगी क्योंकि हिमालय है यहाँ। बारिश के दिनों में बारिश का पानी है, गर्मी के दिनों में बर्फ के पिघलने से पानी आ गई,
तो यहाँ सदावाहिनी नदी है ये सब, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी। अब क्या होता है, ये नदियाँ जो पर्वत से नीचे की ओर उतरती है, सामान्यतः ये अपने नीचे गिरने के क्रम में जलोढ़ पंख वाले क्षेत्र का निर्माण करती है। तो जलोढ़ पंखी क्षेत्र होती है जो बिहार का मैदान होता है, उत्तर वाला मैदान में जो नदियाँ जब नीचे की ओर आएगी तो ये जो क्षेत्र बनेगा ये जलोढ़ पंखी क्षेत्र होगा। जलोढ़ का मतलब होता है जो जल को लाने से बना हो। तो यहाँ जो नदियाँ बह रही है ये पानी को लेकर के आगे की ओर जा रही है, पानी और इस क्रम में वो मिट्टी वगैरह को जो कैरी कर रही है, तो जल के साथ साथ जो मिट्टी वगैरह कैरी हो रहा है और मैदान का निर्माण कर रहा है ये जलोढ़ होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस नदी धारा से क्या क्या आकृति बनती है। एक बनता है दियारा, बाढ़ क्षेत्र की आकृति होती है ये। एक बनता है चौर, जिसको हम लोग टिपिकली भोजपुरी भाषा में अपभ्रंश के रूप में चौवर बोलते हैं, वही है ये चौर। वर्षा के समय में वो भूमि जो जलमग्न हो जाती है, निचली भूमि है जिसमें पानी लग जाता है, ये चौर कहलाता है। एक होता है मन, जैसे कि सरिया मन है बेतिया का। तो मन क्या होता है, अब देखो पानी जब नीचे की ओर गिर रहा है पहाड़ से, तो वो नीचे गिरते समय एक आकृति विशेष प्रकार की बना लेती है, गोखुर वाला, ऑक्सबो लेक बोला जाता है इसको, गोखुर झील वाली आकृति बना लेती है। तो इस आकृति में जो पानी इकट्ठा हो रहा है ये मन कहलाता है। इसके बाद क्या होता है, जो पूरे क्षेत्र है इसको भाबर, बांगर, खादर, चौर और मन में बांट दिया जाता है। ठीक है, भाबर क्षेत्र होगा, बांगर क्षेत्र होगा, खादर होगा, चौर होगा और मन होगा। तो नदी की धाराओं के कारण इन सब चीज़ों का निर्माण होता है। वहीं हम लोग जब गंगा के दक्षिणी भाग में चलते हैं, जो कि राज्य के 19.35% क्षेत्रफल पर स्थित है, तो इसमें हम लोग क्या पाते हैं, सबसे पहले यहाँ जो नदी होगा वो हिमालयी नदी नहीं है, यहाँ जो नदी होगा वो पठारी नदी होगा। ठीक है, गंगा के दक्षिणी मैदान के बारे में सबसे पहला कंटेंट तो ये है कि यहाँ जो नदी है वो पठारी नदी है। प्रमुख नदी है यहाँ की सोन, कर्मनासा, फल्गु, किऊल और पुनपुन। दक्षिण बिहार की नदी जो है उसमें सोन नदी है, कर्मनासा है, फल्गु है, किऊल है और पुनपुन है। पीनेट प्रवाह प्रणाली है, इसमें क्या होता है कि कई नदियाँ जो है वो गंगा के समानांतर बह रही है। तो गंगा नदी मेन में है और उसके समानांतर में नदियाँ बह रही हैं। प्रमुख पहाड़ियाँ जो बराबर की पहाड़ी है, राजगीर की पहाड़ी है, गिरियक की पहाड़ी है, वो यहाँ पाई जाती है। और ताल क्षेत्र भी यहाँ मिलता है। ताल क्षेत्र मीन्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वर्षा के समय में जल भर जाता है, तो ये ताल क्षेत्र कहलाता है। ये हम लोगों ने बिहार के मैदान को देखा, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग दोनों को देखा। अब मेरा 2 प्रश्न यहाँ से बनता है। पहला प्रश्न तो ये आपको बताना है कि बिहार में कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी मैदान या फिर दक्षिणी मैदान, जो ज़्यादा उपजाऊ होगा, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है कि निरंजना नदी जो है वो किस नदी की प्रमुख धारा है और क्यों प्रसिद्ध है ऐतिहासिक दृष्टि से, ये भी बताना है। हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले कंटेंट की तरफ आते हैं। अगला जो विषय वस्तु है वो है दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश पढ़ना। बिहार का हम लोग 3 हिस्सा पढ़ रहे हैं, पर्वतीय प्रदेश पढ़ चुके हैं, गंगा का मैदानी भाग पढ़ चुके हैं और अब है दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश। विषम धरातल युक्त बिहार का प्राचीनतम भूखंड क्षेत्र है ये। और दक्षिण के सीमांत पठारी प्रदेश का जो विस्तार है ये नीचे वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, कैमूर से लेकर के मुंगेर और बांका तक का क्षेत्र है, ये सीमांत पठारी प्रदेश है। देखिए, सीमांत का मतलब होता है जो सीमा का अंत हो, और पठारी प्रदेश है ये। यहाँ जो चट्टान मिलेगी वो नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट की चट्टान मिलेगी, याद रखिएगा। दक्षिण का जो सीमांत प्रदेश है पठारी वाला, यहाँ नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता होगी। और ये जो क्षेत्र होगा ये खनिज संसाधनों से युक्त होगा, यानी उत्तर बिहार कृषि के लिए बहुत फेवरेबल है, तो वहीं दक्षिण बिहार खनिज संसाधनों के लिए फेवरेबल है। प्रमुख जो क्षेत्र है यहाँ ये है गया पहाड़ी। गया औरंगाबाद में विस्तृत है, जहाँ अनेक खनिज पाए जाते हैं।
नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो क्वार्जाइट चट्टानों की प्रधानता के लिए जानी जाती है। राजगीर गिरियक वाला पहाड़ी क्षेत्र जो स्लेट क्वार्जाइट एवं स्थानांतरित चट्टानों की प्रधानता के लिए पाई जाती है। और रोहतास या फिर कैमूर का पठार जो विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है और जहां बलुआ पत्थर की प्रधानता है। तो ये हम लोगों ने बिहार के भूगोल का जो आप कह सकते हैं फर्स्ट आप एपिसोड के रूप में इसे ले सकते हैं, फर्स्ट एपिसोड है जहां हम लोगों ने कवर किया इसके बेसिक चीज़ को। मतलब अभी हम लोगों ने केवल बिहार के भौगोलिक संरचना को इस वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।